हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। बच्चों, हमने कल लाइव क्लास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझा, सीखा और वो भी बड़े ही खतरनाक चैप्टर से हमने शुरुआत की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब उसी को आगे लेते हुए हम और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं और उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए जी, अब यहां पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दैट इज, फर्स्ट वन इज देखिए, ये एक बड़ा कॉमन 1 मार्क का क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है। दिस इज हेट्रोएटम। तो ये हेट्रोएटम क्या है? देखिए, जैसे कि हमने लिया CH4, तो CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन हट, तो ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। दैट ऑक्सीजन इज नेम्ड एज हेट्रोएटम। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज नेम्ड एज हेट्रोएटम। इसी तरीके से आप आएंगे तो यहां पर एल्डिहाइड में ये आपका हेट्रोएटम होगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपका हेट्रोएटम होगा। तो ये पूरा का पूरा हेट्रोएटम में ग्रुप ऑफ एटम्स जो भी लेंथ के साथ जुड़ रहा है, दैट इज नेम्ड एज फंक्शनल ग्रुप। अब आप इसको किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप इसको एल्केन के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप इसको एल्कीन के साथ भी जोड़ सकते हैं, आप इसको एल्काइन के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, दिमाग में रखना है। ये MCQ के बेस पर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसे भी बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। इसमें क्या है, देखो, ऐसे दो पर्टिकुलर कंपाउंड जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस हो, जैसे हमने ले लिया CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इनके अंदर अगर हम CH2 को प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है, और यहीं हम CH2 को माइनस कर रहे हैं। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस कंपाउंड आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम एक कार्बन दो हाइड्रोजन को जोड़कर नेक्स्ट कंपाउंड डेवलप कर ले, और ऐसे पूरी की पूरी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। अब इसके ऊपर किस तरह, और इसमें एक कार्बन की आपका होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12U, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, तो उसके बेसिस पर CH2 का हो गया आपका 14U। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर भी आपसे कहा जा सकता है कि जिनके बेस में मॉलिक्यूलर मास 14U का डिफरेंस हो, तो वो ऐसे दो कंपाउंड या ऐसी सीरीज, उसे भी हम होमोलोगस सीरीज का ही नाम देंगे। अब यहां पर बच्चों पहला पोटेंशियल क्वेश्चन इसके ऊपर जो आपका बन सकता है वो ये है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में इसके आने की उम्मीद है, इसलिए आप भी इसको पूरी तरीके से कनेक्टेड करें और इस पर पूरी मेहनत करें, क्योंकि ये हर हालत में एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी होमोलोगस सीरीज के अंदर दैट शो आपका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम शो करेगा? क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, और वो डिफरेंट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
ये सब वो डिफरेंट शो करेगा। डिफरेंट शो क्यों करेगा? क्योंकि एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं हर बार। अब आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमने लिया CH4, तो इसके अंदर 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। वहीं लिया हमने C2H6, तो यहां आप देख रहे हैं ये 6 हो गए और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ गया। तो अब इनको तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। अब जब एनर्जी ज्यादा चाहिएगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, हम एनर्जी ज्यादा चाहिएगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन सभी चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करेंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करेंगी। तो दैट्स अ वेरी मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अब इसके ऊपर एक और, अब ये जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं 4.2, इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि CH3OH C2H5OH इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, फिर C2H5OH C3H7OH में क्या सिमिलैरिटी है, और फिर इसी तरीके से C3H7OH और C4H9OH में क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी है। देखो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन देयर फॉर्मूले। तो फॉर्मूले में डिफरेंस आ गया एक कार्बन दो हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आ गया 14U का। तो पहले में तो आपको सिंपली ये जवाब देना है कि क्या डिफरेंस आया है, तो हमने इसको कह दिया कि जी ये डिफरेंस आया है इसके अंदर। उसके बाद ये कह रहा है इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज थ्री, तो आप बिल्कुल लिखेंगे कि भाई CH3 से आपने स्टार्ट किया CH3OH, उसके बाद आपने ले लिया C2H5OH, उसके बाद आपने ले लिया C3H7OH, फिर ले लिया आपने C4H9OH। तो इन सभी में आप देखेंगे एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता चला जा रहा है। सो दैट्स अ होमोलोगस सीरीज, और ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। दैट इज द सीरीज ऑफ एल्कोहल। तो इस फैमिली का नाम क्या होगा, होमोलोगस सीरीज। आपने इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम्स में। जनरेट द होमोलोगस सीरीज। अब फिर इसने कहा है कि जो बाकी हैं उनके हिसाब से भी जनरेट करिए। अब देखो मैं आपको जनरेट करना सिखा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए सपोज कीजिए आपसे कह दिया कि तो हेलोजन के लिए हो जाएगा आपका CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl और C4H9Cl। इस तरीके से आप हेलोजन के लिए जनरेट कर सकते हैं। एल्कोहल के लिए हमने अभी जनरेट की ही थी, एल्कोहल के लिए अभी अभी हमने जनरेट की है, तो वही सेम आ जाएगी एल्कोहल के लिए कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH। अब इसी तरीके से एल्डिहाइड के लिए आप CH2 बढ़ाते हुए चलना है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, CH2 बढ़ाते हुए चलना है। ये आपको CH2 बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, तो CH2 इसमें आपको बढ़ाते हुए चलना है, CH2 को आपको बढ़ाते हुए चलना है। ऐसे ही एसिड की बात करें हम, तो एसिड के अंदर भी सेम यही CH2 को बढ़ाते हुए चलना है, COOH, तो HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH और CH3CH2CH2COOH। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जी, अब नॉमेनक्लेचर मैं दो तरीके से आपको समझा रहा हूं।
मैं साथ के साथ लेकर चल रहा हूं आपको इसके आइसोमेरिज्म के साथ साथ भी। देखिए भाई, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर दोनों का आउटलुक दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। देखिए जी, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं एल्केन की, एल्केन, और इस एल्केन में हमने लिया C5H12। अब इस C5H12 के 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आप किस तरीके से बनाएंगे, देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बता रहा हूं। पहले 5 कार्बन रखें स्ट्रेट चेन में, सबसे पहला। फिर दूसरे में आप क्या करें, कोई एक को आप साइड चेन में ले जाएं, और तीसरे में क्या करें, किन्हीं 2 को साइड चेन में ले जाएं। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। पहले स्ट्रेट चेन, जितने भी कार्बन आपको दिए हुए हैं ये मैक्सिमम है जो आपसे पूछा जा सकता है, मैं उसी को ही लेकर चल रहा हूं, इससे फालतू नहीं आने का है एग्जाम के अंदर, ये मैक्सिमम लिमिट है। आज तक इतना ही पूछा गया, इससे ज्यादा आता भी है तो भी आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, बड़ी चीज नहीं है। अब जहां पर भी आपका कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन आएंगे, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते चलेंगे, तो ये बन गया जी आपका पहला। अब इसके अंदर इसी तरीके से यहां पर ये आ गया जी आपका दूसरा, और ये आपका आ गया तीसरा। तो इसके 3 आइसोमर्स बन और भी सकते हैं, लेकिन आपके लेवल से ये 3 आइसोमर इज सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन। अब इसके 2 नाम हो सकते हैं। पहला कॉमन नेम, कॉमन नेम में जब स्ट्रेट चेन होता है तो वहां हम N लगाते हैं, N का मतलब नॉर्मल, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन। इसी तरीके से हम IUPAC की बात करें तो IUPAC में बच्चों नॉर्मल वगैरह कुछ यूज नहीं होता, सिंपल पेंटेन, पेंट 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन, तो उसमें नॉर्मल जैसे इन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। कॉमन नेम, अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे मुद्दे की बात क्या है, जब एक कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं आइसो। जब एक कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ होता है तो उसको हम नाम देते हैं आइसो। ठीक है, तो जब एक कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ होगा तो यहां पर हम नाम क्या देंगे, आइसो। 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन, तो दैट मीन्स आइसोपेंटेन। इसी तरीके से बच्चों इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम में आप ध्यान से ध्यान, ये नोमेनक्लेचर भी साथ की साथ चल रहा है, हम नेमिंग वहां से करेंगे जहां से साइड चेन पास होगी। जो भी ये साइड चेन है जहां से क्लोजेस्ट होगी, सबसे छोटे नंबर पर होगी, वहां से हम उसकी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब उस नेमिंग में सबसे पहले उसको हम लिखेंगे उसका कार्बन का नंबर, तो कार्बन का नंबर है 2। अब 2 में, अब साइड चेन में जब मीथेन, मीथेन क्या होता है, मीथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये बचा CH3, एक वैलेंसी फ्री, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, ANE हटके YL आ जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। ठीक है जी, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। बच्चों दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, हम आइसोमेरिज्म को भी समझ रहे हैं और साथ के साथ नोमेनक्लेचर को भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसका कॉमन नेम नेक्स्ट वाले का, जब एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन हो, अब आप देख रहे हैं इस कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन हैं, तो इसको हम कहेंगे नियो। अब 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन, तो नाम क्या हो गया इसका, नियोपेंटेन। अब इसका IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC में बच्चों देखिए ऊपर भी एक साइड चेन, नीचे भी एक साइड चेन, और 1 2 3 दोनों तरफ से कहीं से भी नेमिंग करें ये 2 पर ही आ रही है साइड चेन, तो 2 बार 2 लिखेंगे क्योंकि 2 साइड चेन है,
और 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई, डाई मतलब 2, और ऊपर नीचे है दोनों ही मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल, और 3 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन, तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आपसे इनमें से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, कॉमन नेम दे दिया, स्ट्रक्चर बनवा ली, या नाम दे दिया, या आइसोमर दे दिए। अब इसमें दूसरा एक आइसोमर आपसे पूछा जा सकता है C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन का ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपके 2 बन सकते हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबल, जो अभी आपको बताया था, एक तो स्ट्रेट चेन में रखना है आपको सारे कार्बन, और एक कार्बन आपको रखने हैं साइड चेन में, एक आप ले आए साइड चेन में। तो इस तरीके से इसकी 2 स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन आपके हिसाब से पॉसिबल हैं। कॉमन नेम इसका नॉर्मल ब्यूटेन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से इसका IUPAC नेम सिंपल नॉर्मल हट जाना है ब्यूटेन, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3, 2 पर मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल, 3 कार्बन, प्रॉप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन। तो आइसोमेरिज्म भी साथ के साथ चल रही है, और नॉमेनक्लेचर भी 100% एक क्वेश्चन मिलना है बच्चों, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको ध्यान में समझ लीजिए, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है जी एल्कीन। अब एल्कीन के अंदर सबसे पहला मैं ले रहा हूं C4H8, ये इसका हो गया जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग बन सकते हैं, जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे। पहला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा इसका, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। दूसरा बनेगा इसका दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और तीसरा बनेगा इसका कि पहले एक कार्बन पर इसमें साइड चेन भी आ गई। तो इस तरीके से इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। अब इसमें हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे समझिए जी। कॉमन नेमिंग की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। आप केवल इसमें IUPAC को दिमाग में रखें, ओनली IUPAC, एल्कीन के लिए भी एल्काइन के लिए भी, क्योंकि इसकी कॉमन नेमिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, यू विल रीड अबाउट इट इन क्लास 11th। तो इसके अंदर आप नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड शुरू है, आप नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड शुरू है। सो दैट विल बी 4 कार्बन ब्यूट, ठीक है जी। पहले कार्बन से नेमिंग शुरू है इसलिए 1, और वहां से डबल बॉन्ड शुरू है इसलिए इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन, क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 ऐसे ही ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, दैट इज ब्यूट 2 इन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन्स, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आपका बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड, इसलिए सेकंड, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब यहां पर हम नेमिंग करते हैं 1 2 3, तो 2 पर हो गया मिथाइल, 2 मिथाइल, अब 3 कार्बन प्रॉप, 1 पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और इन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो इस तरीके से आपको एल्कीन के लिए नेमिंग भी हो गई साथ के साथ, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि आइसोमेरिज्म किस तरीके से बनेगी इसकी, और ये एग्जाम में आपसे कैसे पूछी जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों, जिसको आपको दिमाग में रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एल्काइन। एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे इसमें हमने ले लिया C4H6,
इसका एग्जाम्पल ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसके दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन सकते हैं, एक तो वो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पहले और दूसरे के बीच में है, और दूसरा बन गया वो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में। तो सिंपल इसका नाम उसी बेसिस पर हो जाएगा, 4 कार्बन ब्यूट 1 आइन। अब आइन हो जाएगा YNE, और इसी तरीके से इसका 1 2 3 4 दैट बिकम ब्यूट 2 आइन, इसका हो जाएगा आपका ब्यूट 2 आइन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे हमने एक तीर दो निशाने करे हैं, हमने IUPAC नेम भी सीखे हैं, और साथ ही साथ जितने पॉसिबल आइसोमर्स के बेसिस पर आइसोमेरिज्म पूछी जा सकती है वो भी हमने किया। अब एक और आइसोमेरिज्म आपसे पूछी जा सकती है, और वो है जैसे आपसे दे दिया C3H6O कि आपसे ये इसके दे दिए कि भाई इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए। अब ये पॉसिबल आइसोमर्स वो होंगे जिनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जैसे कि CH3 CH2 CHO। ये पिछले साल के सैंपल पेपर में था, इसलिए मैं ये करा रहा हूं ताकि अगर बाई चांस आ जाए तो आप उसे आसानी से कर पाएं। तो इसमें आप देखेंगे कि देयर इज 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन। अब इसके बेसिस पर इनकी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये हो गया 1 2 3 3 कार्बन, तो प्रोपेन। अब आप जानते ही हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं लास्ट का E हटा देते हैं और उसके साथ जोड़ देते हैं अल, तो ये बन गया नाम आपका प्रोपेनल, और इसमें 1 भी लगा सकते हैं आप, प्रोपेन 1 अल, तो इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। अब प्रोपेन में से हम क्या करेंगे, आपका ये E हटा देंगे और यहां पर 2 पर ONE लगा देंगे, तो दैट बिकम प्रोपेनॉन, ट्रू प्रोपेन 2 ऑन। तो इस तरीके से दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग हो गए, वो भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो जो कि एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अब इससे आगे चलते हैं। व्हाट यू हैव इन योर बुक। बेटा ये बड़ा खतरनाक चैप्टर है, लेकिन ये वहीं बहुत अच्छे नंबर देने वाला भी है। अब जब आप आगे यूज करेंगे नामों को, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे टेबल में हेलो एल्केन, ये हेलो जो वर्ड है ये कहलाएगा आपका प्रीफिक्स, दैट इज सेड प्रीफिक्स। ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स, प्री मीन्स आगे, जो कि रूट वर्ड के आगे जुड़ा हुआ है, और जो हम बाद में जोड़ रहे हैं, जैसे अल्कोहल के लिए OH ग्रुप के लिए हम जोड़ेंगे OL, CHO ग्रुप के लिए जोड़ेंगे अल, और CO के लिए जोड़ेंगे हम ऑन, और COOH के लिए हम जोड़ेंगे ओइक एसिड। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इन्हें सबको हम कहते हैं सफिक्स, और केवल क्लोरोब्रोमो के लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स उसके हिसाब से आपको दिमाग में रखने हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पहला मेंबर होता है एल्डिहाइड में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कह दिया कि भाई राइट द आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज, होमोलोगस सीरीज। भाई कार्बोक्सिलिक होमोलोगस सीरीज का आप पहला मेंबर लिखिए। तो भैया पहला मेंबर का होगा इसमें
HCOOH, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जगह एल्डिहाइड का पूछ ले, तब भी उसका पहला मेंबर HCHO होगा। और वहीं आपसे पूछ ले एसीटोन फैमिली का, सो दैट विल बी हेलो हेलो। हाँ मैं क्लास में हूँ, लाइव क्लास में, अभी बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ जी बच्चों, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर आपसे कीटोन का पूछा जाए, तो अगर आपसे कीटोन का पूछा जाए तो इसका पहला मेंबर है एसीटोन, और वो एसीटोन है CH3COCH3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर आपसे कीटोन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन फैमिली के लिए, तो इसके यहां पहला मेंबर ही मिनिमम 3 कार्बन वाला है, यहां पर पहला मेंबर 1 कार्बन वाला है, और यहां पर भी पहला मेंबर 1 कार्बन वाला है। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखें। अब देखिए जी, यहां पर ये आप जानते ही हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ पेंटेन, अभी आपको बताए थे 3 बनने हैं, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। सेम क्वेश्चन देखो पूछ लिया, 2 प्रॉपर्टीज बतानी है, अब आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपका कैटिनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सेल्फ लिंकिंग और कैटिनेशन हो गई, दूसरी टेट्रावेलेंसी हो गई, तीसरी मल्टीपल बॉन्डिंग हो गई, और चौथी हो गई आपकी आइसोमेरिज्म। तो आपको बुक में दे रखी हैं 2, लेकिन एक्चुअली वो 4 अलग अलग तरीके से हैं जो आप समझा सकते हैं। तो इसलिए ये इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एडिशनल पूछ लिया, आप कहेंगे जी बुक में तो 2 ही दे रखी हैं, आगे कैसे लिखें, तो वो आप इजीली लिख सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, कल आपको बनाना सिखाया था मैंने, वही सेम इसके अंदर बनाना है। देखिए जी, अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, अब इसमें आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इथेनोइक एसिड कैसे करना है, देखो इथ का मतलब 2 कार्बन, ठीक है जी। अब 2 कार्बन पर आपका एक पर है एसिड, तो एक पर आ जाएगा COOH, और यहां आप बना देंगे CH3, और इसकी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट इज ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो का मतलब हो गया जी आपका, पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन बना दीजिए। सबसे पहले हमने ये बना दिया पेंटेन, ठीक है जी, पेंटेन। अब इसका CH3 में से एक H हटा दिया, और इसके अंदर हमने Br लगा दिया, इसके अंदर हमने Br लगा दिया। समझ में आ रही है जी बात? तो ये बन जाएगा ब्रोमोपेंटेन। ब्यूटेनॉन, ऑन का मतलब हो गया आपका 4 कार्बन, तो अब ऑन का मतलब हो गया जी आपका मिनिमम एसीटोन के, मतलब कीटोन के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, तो ये आपका बन गया ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कह रहे हैं हेक्सेनल, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, छठे कार्बन पर CHO दिखा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका हेक्सेनल। तो इस तरीके से अब ब्रोमोपेंटेन के ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी पूछ रहा है, तो वो सेम उसी तरीके से बनेंगे भैया जैसे अभी बताया था। ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर देखो भैया, पहला बन जाएगा आपका CH3 CH2 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 CH2, 5 कार्बन बता दिए हमने, इसके साथ Br स्ट्रेट चेन वाला। अब आपको दूसरा तरीका बताया था कि इसके साथ हमें क्या ले लेना है, साइड चेन ले लेनी है, तो ये साइड चेन वाला हो गया भैया 1। अब तीसरा इसके अंदर हो जाएगा जिसमें आपको मैंने बताया था
कि 2 साइड चेन लेनी है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 2 साइड चेन, और इस तरीके से इसके 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये आप वो दिखा सकते हैं। समझ में आ गई जी बात। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसमें ये कह रहे हैं इसके नाम बताने हैं। नेम क्या हो जाएगा, अब Br लगा हुआ है तो प्रीफिक्स जोड़ेंगे, ब्रोमो 2 कार्बन, इथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एन, तो नाम हो गया ब्रोमो इथेन। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है तो इसका मतलब मीथेन, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो अल लग जाएगा, ई हटकर, और इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स 1 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नाम हो गया भैया हेक्स 1 आइन। समझ में आ रही है जी बात। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आता है जी कंबशन। अब कंबशन के लिए बड़ी बढ़िया ट्रिक आपको बता रहा हूं, उसके बेसिस पर आप काम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखिए जी, कंबशन जो होता है वो आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है कंप्लीट कंबशन और एक होता है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन में आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट होगा या तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या स्टिल लेस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये इसके अंदर CO2 बनेगा, इसके अंदर CO गैस बनेगी, इसमें केवल कालस बनेगी जिसे हम कहते हैं सूट। इसी की वजह से जो बर्तन होते हैं वो नीचे की तरफ से काले हो जाते हैं अगर प्रॉपर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही होती, दे गेट ब्लैकन। इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन है जिस पर हम बात करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है इसे। इसके अंदर आपका ब्लू सूटी फ्लेम होगी, दैट हैज ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, और इन दोनों में ही येलो और सूटी फ्लेम होगी, इसमें भी येलो और सूटी फ्लेम होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। अब जितना आप इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, मोर इज द कार्बन कंटेंट, लेस एफिशिएंट इज द फ्यूल, एफिशिएंट इज द फ्यूल। वहां पर फ्यूल उतना ही वो बेकार होगा। जैसे हमने लिया जी C2H6, हमने लिया C2H4, हमने लिया C2H2। अब इसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन के रेशो की बात करें तो 1:3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर आएगा जी 1:2 और यहाँ पर आएगा 1:1। तो कार्बन की परसेंटेज यहाँ पर हो गई आपकी 25% केवल, यहाँ पर हो गई 33%, यहाँ पर हो गई 50%। तो आप देख रहे हैं कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है। अब कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से ये लीस्ट एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंट। इसको आपका मतलब सबसे ज्यादा इसके अंदर हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। ये मैक्सिमम नीड मैक्सिमम ऑक्सीजन, नीड मैक्सिमम ऑक्सीजन टू बर्न। ये कंबशन करने के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन लेगा ये इंटरमीडिएट, और ये सबसे कम ऑक्सीजन लेगा। इसीलिए जितने भी एल्केन्स होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्यूल होते हैं, और इसीलिए हम रसोई घर में क्या लेते हैं, LPG। LPG का मेन कंटेंट क्या है, मीथेन, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और उनको हम यूज करते हैं। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये बेस्ट फ्यूल की लिस्ट में आता है। अब इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन कनेक्ट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कनेक्ट करते हैं, देखो कंबशन हो गया, बेसिकली क्या कहेंगे कंबशन को हम, किसी भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबशन रिएक्शन कहलाती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए C+O2 CO2 हीट और लाइट निकल रही है, ऐसे ही ये सब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं क्योंकि सब में हीट इवॉल्व होती है। अब एक्टिविटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंड दैट इज टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, नैप्थलीन जो आपकी गर्म कपड़ों में डालने वाली गोलियां होती हैं, या हम आपका कूलर में यूरिनल्स में डाल देते हैं उनको, तो उसको कहते हैं कैम्फर कपूर हो गया, एल्कोहल हो गया। इन्हें स्पैटुला, एक चम्मच होती है जो आपको पहले भी बताया गया है, उसके ऊपर आप रखकर इसको गर्म करेंगे तो इन सभी के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है, दोनों में, नैप्थलीन में भी और कैम्फर में भी, तो जिसकी वजह से इनको ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी हमें जलाने के लिए, और ये फिर भी कार्बन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से धुआं ज्यादा देंगे, सूटी इनका एटमॉस्फेयर होगा और येलो फ्लेम होगी इनकी। वहीं आप बात करें इसकी एल्कोहल की तो इससे ब्लू फ्लेम आएगी और नॉन सूटी होगी। तो ये देखिए अब यहां पर इसकी वजह है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोकार्बन जनरली क्या करते हैं, देखिए दिया हुआ है कि विल जनरली क्लीन फ्लेम वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, तो जिसको हम सूटी फ्लेम कहते हैं। तो यहां पर ये दोनों आपका येलो और सूटी फ्लेम देंगे, ये भी आपका कैम्फर भी, और जो एल्कोहल है वो ब्लू देगा और नॉन सूटी देगा। ये बच्चे ये ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं नहीं मिल रहेंगे, लेकिन इनके आने के भरपूर चांस है क्योंकि ये एक्टिविटी की फॉर्म में आपकी बुक में दिए गए हैं। इसीलिए मैं इसके ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं वो चीजें चाहता हूं जो बाजार में नहीं है आप तक पहुंचे, ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इस तरीके का 8 नंबर के क्वेश्चन भी आ गए ना सारे चैप्टर से मिलाकर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 1 तारीख से पहले 1 तारीख तक ये सारी चीजें आपके साथ मिलकर कवर करूं, इसकी स्पीड बढ़ाऊं, और वो जितना मैक्सिमम हो सकता है आई विल कंप्लीट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। उसी चीज को मैं आपके साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लिमिटिंग सप्लाई, अभी मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी उसके अंदर सूटी फ्लेम देना स्टार्ट कर देंगे। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब उस कंडीशन में वो भी क्या करेंगे, वो भी सूटी फ्लेम देना शुरू कर देंगे। इसी वजह से अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। स्टोव पर जो कैरोसिन मिट्टी के तेल के स्टोव होते हैं उनके ऊपर जब रख देते हैं, आपने बहुत सारे चाय वालों के पास देखा होगा उसमें, तो उसमें क्या होता है उनके बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं, गेट्स ब्लैकेंड, और उसकी वजह ये होता है जो इनलेट्स होते हैं एयर के लिए छेद बने हुए होते हैं उनके बर्नर्स में, वो चोक हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेहतर ढंग से पूरी तरीके से सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ जल नहीं पाते और वहां पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन बन जाती है। तो यहां पर ये उसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं आपसे कि प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड। तो आप लिखेंगे जी हाँ, कैम्फर में कपूर आप जलाते हैं तो सारी कटोरी काली हो जाती है, और इस तरीके से नैप्थलीन के लिए भी। तो ये भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज 4.4 लाइट अ बंसन बर्नर, ठीक है, और उसको एयर होल उसके एडजस्ट करें, फ्लेम्स प्रेजेंस देखें। अब जब सारे के सारे एयर होल्स खुले हुए होंगे तो बंसन बर्नर का मतलब जो गैस स्टोव में हम बर्नर का यूज करते हैं उसको कह रहे हैं। तो वहां पर ये खुले हुए सारे होंगे, तो यहां पर आपकी ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम होगी, नॉन सूटी। लेकिन वहीं आप इज द फ्लेम ब्लू, ठीक है, और वेयर येलो सूटी, जब ये इनलेट्स जो बर्नर के इनलेट्स होंगे ये चौक हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो ये फिर सेम तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। अब इसी तरीके से देखिए मिक्सचर
is clean blue flame. If we observe bottoms of the cooking vessels getting blackened, it means air holes are blocked and fuel is wasted. और ये आप जानते हैं, तो कॉमन है कि कोल और पेट्रोलियम जो हैं उनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है, और नाइट्रोजन और सल्फर की जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो ऑक्साइड्स क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स हमें नेचर में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये ऑक्साइड्स नेचर में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये बात भी बच्चों आपको ध्यान में रखनी। नाइट्रोजन और सल्फर की जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है बच्चों कि जो अंगीठी होती है उसमें कोयला होता है, और एक हम लिक्विड किसी भी हम कैरोसिन या पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं, तो कैरोसिन और पेट्रोल यानी कि लिक्विड या गैसियस कंटेंट जितना भी होता है वो एक फ्लेम के साथ ग्लो करता है, बर्न करता है, उसमें एक फ्लेम लॉ बनती है। लेकिन जो अंगीठी होती है वो आंच देता है, तो इसके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कि दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, व्हेन वुड चारकोल इज, जैसा कोई भी आप बर्न करेंगे तब उसमें से वॉलेटाइल सब्सटेंस जब तक प्रेजेंट हैं, वेपोराइज हो रहे हैं, तब तक तो वो आपका बर्न करेगा फ्लेम से बिगिनिंग में, उसके बाद वो केवल आंच देगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन ये बेसिकली है कंट्रोल्ड कंबशन भी इसको हम बोलते हैं, दैट इज आल्सो नेम्ड एज कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, कंट्रोल्ड कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। अब यहां पर हम यूज करेंगे या तो KOH प्लस KMnO4, और या यूज करेंगे हम KOH प्लस K2Cr2O7। इसे हम कहते हैं एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और इसे हम कहते हैं एल्केलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये दोनों ही हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दीज प्रोवाइड एटॉमिक ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखिए आगे, अब यहां पर हमने क्या किया है भैया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, और इसके अंदर हमने 3 ml इथेनॉल ले लिया, C2H5OH ले लिया बच्चों, 3 ml इथेनॉल। इसको हमने वाटर बाथ में जेंटली वार्म किया। वाटर बाथ क्या होता है, वाटर बाथ में ये है कि इसको हम एक जो पानी है उसके अंदर इसको गर्म करेंगे, यहाँ वाटर लेंगे और उस गर्मी से इसको गर्माहट देंगे, इसको हम हीट करेंगे। डायरेक्टली हम इसको हीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है और इनफ्लेमेबल है। इस पर पूछा जा सकता है कि भाई वाटर बाथ क्यों? तो वाटर बाथ क्यों का जवाब आप क्या देंगे? क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है और इनफ्लेमेबल है, इसलिए इसको हम क्या यूज करते हैं? वाटर बाथ के लिए यूज करते हैं इसको हम, क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये जल्दी आग पकड़ लेता है और ये बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि 5 ml, तो हमने लिया KOH प्लस KMnO4 और उसके अंदर हमने 95 ml वाटर लिया। अब इसकी कुछ ड्रॉप्स, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है? ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको ऐड करना है। हमें क्या करना है? इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड करना है। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है,
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट और दिस एक्टिविटी। इसे हमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। अब क्या हुआ है देखिए जी, हमने लिया है C2, इसको हमने लिखा इस तरीके से कि CH3 CH2OH, और इसके अंदर हमने ले लिया KOH प्लस KMNO4, और इससे हमें क्या मिल रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन लगभग हमें 2 चाहिए यहाँ पर, ये हमें एटॉमिक ऑक्सीजन। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये 2 ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक कर देंगी और ये बन जाएगा CH3COOH, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये हमारा एसिटिक एसिड में बदल गया। इथाइल एल्कोहल हमारा एसिटिक एसिड में बदल गया। अब यहाँ पर इनिशियली ये आपका वॉयलेट कलर का होता है, और जैसे ही ये रिएक्शन होगी दैट बिकम कलरलेस। तो ये इंडिकेशन है, ये हुआ वॉयलेट कलर का, तो सॉल्यूशन शुरुआत में वॉयलेट कलर का होगा। एड जैसे जैसे इनिशियली, ठीक है, परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड, हाँ, तो शुरुआत में कलर वॉयलेट ही रहेगा। जैसे जैसे रिएक्शन परसीव होगी, आगे बढ़ेगी, हम इसे ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जैसे जैसे ड्रॉप आगे हम डालते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये कलरलेस होता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड दैट इज व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड। आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप न डालकर इसको डायरेक्ट डाल दिया, तब इस केस में आपका कलर चेंज नहीं होगा। तब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन निकलेगी, ये एटॉमिक ऑक्सीजन आपस में जुड़कर मॉलिकुलर ऑक्सीजन बना देंगे, और ये मॉलिकुलर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव, ये स्टेबल होती है, ये रिएक्टिव नहीं होती, और ये रिएक्टिव ना होने की वजह से ये प्रॉपर उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारी जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो रिजल्ट कैसे आ जाएगा, उसका रिजल्ट हमारे सामने अपीयर नहीं होगा बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। दैट इज अ वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जिनके ऊपर आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि क्या बनेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। इनके ऊपर ही, इनके बेसिस पर ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यही अलग हटके हैं, ये कोई सैंपल पेपर में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप इनके ऊपर, और यही 8 नंबर का भी आ गया ना तो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा, और यही आपको 95 से ऊपर ले जाने में मदद करेगा, और औरों से आप बेहतर होंगे। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान रखना है। तो ये पूरी एक्टिविटी मैंने आपको समझाई। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, सेम रिएक्शन देखो दे रखी है, लेकिन इसकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो इसके अंदर एब्सेंट है। वो ट्रिक मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखो ये H2O आपको निकाल देना है, यहां से ये H2O निकल जाएगा, और ये देगा 2 नेसेंट ऑक्सीजन, हीट इसे करना है आपको, और ये इसकी जगह ऑक्सीजन आकर ये CH3COOH बन जाएगा। यहाँ पर आपको देखो इसको दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है टू द स्टार्टिंग मटेरियल, और इसीलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया जाता है, जो एक फिर पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन को फिर एक नए बेसिस पर पढ़ते हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन केवल एल्कीन्स और एल्काइंस देंगे। एल्कीन्स और एल्काइंस क्यों देंगे, क्योंकि एल्कीन के अंदर भी और एल्काइन के अंदर भी एक वीक प्रॉपर्टी होती है। इनमें, इसमें 1 सिग्मा दोनों में, इसमें 1 पाई होता है, इसमें 2 पाई होते हैं, और ये पाई बॉन्ड वीक होता है, ये पाई बॉन्ड ये टूटता है, और इसके ऊपर कोई भी और दूसरा एटम ऐड हो जाता है। जैसे कि हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है जी। अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहां पर इसका पाई बॉन्ड टूटेगा। एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर, और ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां था ये इथीन और ये बन गया इथेन। तो इस अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। और यही आपसे क्वेश्चन, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यही बन जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कन्वर्ट unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon, या which reaction we will have to convert a unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon, और उसी को ही हम नाम देते हैं competency based question। यहीं आपको दे दिया जाए इथाइन, तब बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन ये आपका 2 स्टेप में होगा, पहले इसका एक बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा से उसके ऊपर हाइड्रोजन अटैक करेगा और ये फिर फाइनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि यहां पर एक पाई बॉन्ड होता है, इसलिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस रिएक्शन को देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केवल इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केवल इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो नकली घी बाजार में बनाया जाता है वो इसी तरीके से निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ बनाया जाता है। इसमें ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर, और ये आपका बन गया डालडा, जिसे हम नकली घी कहते हैं। और ये वेजिटेबल ऑयल है, ये है आपका वेजिटेबल ऑयल। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाना। तो अब इसमें क्या है, हम जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ रिएक्शन कराई हमने ब्रोमीन वाटर की, ब्रोमीन वाटर। तो ये ब्रोमीन वाटर के साथ दैट इज रेडिश ब्राउन, दैट इज रेडिश ब्राउन। तो ये ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यहाँ ब्रोमीन के साथ टूट गया, ये इसके साथ टूट गया, एक कार्बन पर एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पर दूसरी ब्रोमीन, दैट बिकम CH2Br और CH2Br एंड दैट बिकम कलरलेस। ये आपका कलरलेस हो जाएगा, दैट बिकम कलरलेस। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कलरलेस हो रहा है तो अनसैचुरेशन है, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, और कलर एज इट इज रह रहा है तो इसका मतलब नो रिएक्शन और वो एल्केन है। तो इसमें आपको बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ भी है आपकी बुक में कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये अनसैचुरेशन आप शो कर सकते हैं। देखिए यही सेम आपको आपके लास्ट में बिल्कुल ये सेम रिएक्शन दी हुई है, पूछी हुई है आपकी बुक में। देखिए ये सेम क्वेश्चन है लास्ट के अंदर, दैट इज देखो अभी ये कराया मैंने आपको हाइड्रोजनेशन वाला, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है तो ये अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका ये रहा गिव अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। भैया ये पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हालत में ये आपको पूछने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम, आपका वैल्यूएबल
टाइम है ये, और ये कम से कम 5 से 6 नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर का। तो इसमें ये सारी चीजें अगर हमने मन से कर ली, क्योंकि ये याद करने का चैप्टर नहीं है, ये समझने का चैप्टर है, और जिसके बेसिस पर आसानी से आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हम चलते हैं बच्चों, अब इसका अगला सेक्शन है, और अगला सेक्शन है इसका भैया, इसका अगला सेक्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटाना और उसकी जगह ले लेना। तो यहां पर भी यही काम होगा, जो CH4 यानी कि ये केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देंगे, इसमें होगा क्या कि एक एक हाइड्रोजन हटता रहेगा। जैसे आप किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो वो क्लोरीन या ब्रोमीन एटम एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, और यहां पर होनी चाहिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो भी डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, मंदी रोशनी, डिफ्यूज्ड सनलाइट, बहुत तेज नहीं होगी, तेज होगी तो एक्सप्लोजिव होगा। तो इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और एक ऐसे ही फिर दूसरा बन जाएगा, तो दूसरा हाइड्रोजन, ऐसे ही फिर तीसरा हाइड्रोजन, ऐसे ही फिर चौथा हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन हटते चले जाएंगे, और एक के बाद एक क्लोरीन उसमें जुड़ता चला जाएगा, और ये एक 4 कंपाउंड हमें मिलेंगे एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन में। पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये हमें एक साथ कंपाउंड मिलेंगे। समझ में आ रही है जी बात? अब ये देखिए, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन और इथाइन, इन दोनों को अगर हम एक साथ बर्न करते हैं वेल्डिंग के साथ, तो ये वेल्डिंग के साथ मिक्सचर, और इथाइन और एयर को हम यूज नहीं करते, इथाइन और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। भैया ऑक्सीजन खाली होगा तो उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन ही है तो ज्यादा होगी। अब वहीं हम एयर यूज करते हैं, तो एयर में 20% ऑक्सीजन होती है लगभग, तो वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आप जानते हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन बनेगा, और इनकम्प्लीट कंबशन बनेगा तो बेहतर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि वेल्डिंग के लिए एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत है। जब तक लोहा पिघलेगा ही नहीं तो वेल्डिंग होगी कैसे? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शंस हमने आज भी डिस्कस किए। कल फिर मैं आपके साथ सैंपल पेपर और इनसे सभी तरीके के चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर बने रहिएगा 6 बजे, कल फिर मिलेंगे हम लाइव, और उसी तरीके से हम एक एक बारीक बारीक चीज को जो आपको 95+ में ले जाने के लिए बहुत 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 आपकी मदद करेगी, उस तरीके की चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से बने रहिए मेंटोर जी पर, लाइव क्लासेस के मजे लेते रहिए, और अपने सब्जेक्ट को इजीएस्ट करने की अप्रोच के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी कल फिर मिलते हैं, फिर लाइव क्लास करेंगे, और फिर आपको एक नई चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू, और जुड़े रहिए और बहुत मेहनत करते रहिए। बढ़िया मार्क्स लेकर आने हैं। मेंटोर जी का जब ही फायदा होगा, जब ही हमें भी एहसास होगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए सक्सेसफुल रहा।